नवंबर के राज्य चुनावों में से चुनाव लड़ने और सीटें जीतने वाले 12 भाजपा सांसदों में से 10, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल शामिल हैं, उन्होंने बुधवार को सांसद से इस्तीफा दे दिया और कैबिनेट से भी इस्तीफा दे देंगे। प्रहलाद पटेल, जो फिलहाल खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री है, उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, मैंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफे प्रक्रियात्मक थे, लेकिन संविधान किसी व्यक्ति को संसद सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्य दोनों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। माना जाता है कि आज संसद छोड़ने वाले भाजपा नेताओं में से कई उन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, जहां पार्टी ने रविवार को जीत हासिल की, और वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में कहा, पीओके हमारा है, इसलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 पेश करते हुए श्री शाह ने कहा कि पहले जम्मू में 47 सीटें थी, लेकिन अब 43 है, जबकि कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 47 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन के लिए केंद्र द्वारा गठित परिसीमन आयोग ने पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की हैं। श्री शाह ने कहा, मुझे खुशी है कि आयोग ने इसका संज्ञान लिया और भारत के चुनाव आयुक्त ने राज्य विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी प्रवासियों के लिए और 1 सीट पीओके में विस्थापित व्यक्ति के लिए नामित की, जिस पर अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं, और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की ये टिप्पणी कि किसी भी देश के पास कई संविधान और झंडे नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि अमेरिका के सभी 50 राज्यों का अपना झंडा और संविधान है। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान और ध्वज के साथ अपना प्रधानमंत्री है। कल गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप में उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा था कि किसी देश में 1 से अधिक संविधान और 1 से अधिक ध्वज कैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर वो दुनिया भर में देखें तो ऐसे कई संघीय देश हैं जहां 1 से अधिक संविधान और 1 से अधिक ध्वज है। इसके लिए इसके खिलाफ कोई रोक नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एक झंडा, एक प्रधान और एक संविधान ही हो सकता है देश में। अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, एक देश में 2 प्रधानमंत्री, 2 संविधान या 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संबंध में सदन में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया है और उनके इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि नेहरू की 2 भूलों के कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री को गाली देना भाजपा की आदत बन गई है और उन्होंने कहा कि अगर नेहरू ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया होता तो भारत श्रीनगर खो देता। उन्होंने आगे कहा, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य पेश करना भाजपा की आदत बन गई है। आप आज कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जवाब देने के लिए यहाँ नहीं है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया होता और प्रयास नहीं किए होते तो श्रीनगर हमारे पास नहीं होता।
तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। रेवंत रेड्डी दिल्ली में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस आलकमान से मुलाकात की। इससे पहले 5 दिसंबर को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की थी कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल के नए नेता होंगे। रेड्डी कांग्रेस से लोकसभा में सांसद है और मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले उन्होंने 2014 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कोडंगल सीट से 46.45% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। रेवंत रेड्डी आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्य के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री के चयन पर सस्पेंस के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जयपुर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना हुई। 199 में से 115 सीटें जीतकर राजस्थान को कांग्रेस से छीनने वाली भाजपा ने अभी तक राज्य के लिए अपना मुख्यमंत्री नहीं चुना है। वसुंधरा राजे, जो राज्य की 2 बार सीएम रह चुकी है, दिया कुमारी विद्याधर नगर से विधायक, महत बालकनाथ, जो तिजारा निर्वाचन क्षेत्र से जीते, और झोटवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से जीते राज्यवर्धन सिंह राठौर शीर्ष दावेदारों में से हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरफ है, लेकिन उनकी राजनीतिक लड़ाई जारी रहेगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के तुरंत बाद 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से छूट देता है और राज्य को अपना संविधान बनाने की अनुमति देता है। अब हम कैसे स्टैंड नहीं होंगे। पिछले दिनों तो ही हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो हम ही आए और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वकील नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से हुए। हमारे आने के बाद फिर बाकी उसमें घुल मिल गए। बाकी तंजीमों ने भी फिर उसमें अपनी कोशिशें रखी, लेकिन शुरुआत तो मसूदी साहब और अकबर लोन साहब ने की, और आगे भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ हमारी सियासी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। नहीं, मैं समझा नहीं क्या। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि काम शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 6 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के मेले में आने की उम्मीद है। इसके अलावा लगभग 40 लाख भक्तों के शाही स्नान में भाग लेने की संभावना है और अतिरिक्त 40 लाख कल्पवासी विकल्प चुन सकते हैं। हमारा संकल्प विकसित भारत, ये यात्रा निकली हुई है। 15 नवंबर से यात्रा निकले, 26 जनवरी को समाप्त होगी। प्रत्येक कस्बे गांव तक यात्रा लोकसभा वाइज पूरे राज्य के अंदर जो हम गारंटी लिए थे जनता की सेवा करने का 10 सालों में, आज चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो, जिसके कारण गरीबों को 1000 रुपए की दवा 100, 50, 30 रुपए में मिलती है, जिसके कारण 23,000 करोड़ रुपया आज गरीबों के जेब का बचा है। प्रधानमंत्री आवास है, जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, अपना पक्का मकान है, उनका शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, नल का कनेक्शन है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, अन्य जितनी योजनाएं, पोषण। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को जयपुर में अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या के बाद उनकी पत्नी शीला शेखावत ने पूरे देश के सभी राजपूतों से अधिक संख्या में जयपुर आने को आग्रह किया है। शीला शेखावत ने कहा, राजस्थान बंद कल भी मनाया जाना है। मैंने पूरे देश के राजपूतों से अधिक संख्या में यहां आने का आह्वान करती हूं, क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बने हैं, कल हम में से कोई भी उनका निशाना बन सकता है। 6 दिसंबर को सुखदेव गोगामेडी की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए राजस्थान पुलिस ने हत्या में शामिल 2 शूटरों की पहचान की है। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की 5 दिसंबर को जयपुर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या से राजपूत समुदाय में आक्रोश फैल गया, जिसने 6 दिसंबर को राज्यव्यापी बंद की घोषणा की। जब तक कि उस कार्यकर्ता
ज्यादा हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और सालों तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे साथ की शेरनी हूं मैं, उसी की शेरनी हूं, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। मेरी जब तक हमारी मांग पूरी ना हो आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। और कल भी राजस्थान को बंद रखना है और पूरे भारत के राजपूतों आह्वान करती है आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आज सुखदेव यूनेस्को द्वारा गुजरात के गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित करने के तुरंत बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एएनआई को बताया कि इस निर्णय के साथ गरबा दुनिया भर में फैल गया है और इसे भारत के नागरिकों के लिए गर्व का अवसर बताया। उन्होंने कहा, गरबा वैश्विक हो गया है, गरबा की पहुंच देश दुनिया तक हो गई है। ये हर नागरिक के लिए गर्व का दिन है। गुजरातियों की पहचान गरबा है और आज गरबा को वैश्विक पहचान मिल गई है। गरबा गोज ग्लोबल। आज गुजरात का ये गरबा देश और दुनिया तक पहुंचा है। यूनेस्को द्वारा 2023 संस्कृति की विरासत गरबा को आज उसमें लिस्टेड किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है, ये गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले कई समय से प्रधानमंत्री जी द्वारा गरबा को ग्लोबल पहचान दिलाई जाए, उसके लिए जो शुरुआत की थी, आज कहीं ना कहीं हमें उसका नतीजा मिला है। और आज गुजरात और गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के लिए गर्व का दिन है। हम गुजरातियों